नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए भी एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धान खरीदी के लिए अब केवल 9 दिन बाकी, सरकार के तमाम दावे हुए फेल। समर्थन मूल्य पर धान बेचने भटक रहे किसान, 2 महीने बाद भी पोर्टल नहीं हुआ अपडेट। जिला उपभोक्ता फोरम का ऐतिहासिक फैसला, बीमा कंपनी को लगाई फटकार, बीमा क्लेम के 90 लाख, बीमित परिवार को मैं ब्याज देने आदेश। प्रशासन तिहाड़ की खुली पोल, सरकार ने किया था दावा, गांव-गांव पहुंचकर होगा समस्याओं का समाधान। जनदर्शन में उमड़ा समस्याओं के साथ जन सैलाब, लोग हलाकान। और ग्रैंड न्यूज ने बढ़ाया एक और कदम, मुंगेली में भी खुल गया कंट्रोल रूम, हाई क्वालिटी केबल नेटवर्क के साथ निष्पक्ष खबरों का भी होगा प्रसारण। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। धान खरीदी को लेकर सरकार और प्रशासन की बार बार बदलती नीतियां अब किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। खरीफ सीजन 2025-26 की शुरुआत में सरकार ने बड़े भरोसे के साथ कहा था एक एक दाना धान खरीदा जाएगा, लेकिन अब जब धान खरीदी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है तब भी सैकड़ों किसान अपनी उपज बेचने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। आज यही पीड़ा लेकर कई किसान जनदर्शन में कलेक्टर के सामने पहुंचे। हाथों में आवेदन और आंखों में आंसू लिए किसान सिर्फ एक ही गुहार लगाते नजर आए, साहब हमारी धान तो बिकवा दीजिए। किसानों का कहना है कि वे 2.5 महीने से ज्यादा समय से पंजीयन की समस्या झेल रहे हैं। एग्रीस्टेक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण उनकी धान खरीदी ही नहीं हो पा रही। किसान लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं। किसानों ने मीडिया के सामने दर्द बयां करते हुए बताया कि अब उनसे कहा जा रहा है कि कागज रायपुर भेजे गए हैं, वहीं से प्रक्रिया पूरी होगी। सवाल यह है कि जब खरीदी के सिर्फ 10 दिन ही शेष हैं, तो रायपुर भेजे गए कागज कब लौटेंगे और किसान कब अपनी फसल बेच पाएंगे। एक किसान ने भावुक होकर कहा कि अगर हमारे खून पसीने की कमाई नहीं बिकी तो हमारे सामने जीने का रास्ता ही नहीं बचेगा। यह बयान प्रशासन और सरकार दोनों के लिए एक खतरनाक चेतावनी है। वहीं कुछ किसानों ने धान खरीदी केंद्र प्रभारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एक किसान ने बताया कि उसका ई टोकन किसी और के नाम जारी कर दिया गया, जिसके चलते वह अपनी धान बेचने से वंचित रहा। सिस्टम की खामियां और कर्मचारियों की लापरवाही किसानों को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ रही है। 2.5 महीना हो गए वहाँ जमा करे हैं साहब, मस्तूरी तहसील में और टिकारी समिति में। अभी तक ले कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर। और वहाँ जाता हूँ बोलते हैं, फिर वहाँ जा ले तहसीलदार बोलते कि समिति में आता हूँ तो फिर तहसीलदार यहाँ भेजते, और वहाँ ले फिर जाके मैं आवाज जाही करता हूँ, लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं होती। फिर आगे लिए ला के बिलासपुर में खाद्य विभाग भेज दी साहब। खाद्य विभाग में जब तो लेटर बना के भेज दिए हैं, रायपुर बोला थे, अभी तक कुछ नहीं। और धान के समय है, अभी तक ले नहीं हुए साहब। का बोलते पंजीयन कैसे नहीं हो पाए? मॉड्यूल बंद हो गए है, ऑप्शन नहीं खुला थे, सब डेट अभी निकल गए। और कई वही बीच में एक एकड़ खेत है साहब मात्र। कतेक दिन हो गए कर पर भटकत? एकर बार भटकत करीब में 18 तारीख के लिए भटकत हूँ साहब, 18 नवंबर ले। गरीब छोटे परिवार के हैं, 1 एकड़ है, मही भरण पोषण करने वाला हूँ। हमारा कर्जा में भरपूर मात्रा में डूबा हूँ साहब। अब ये नहीं मिल पाई तब तो आत्मदाह करे के सिवाय मोर पास कोई रास्ता नहीं है साहब। मेरा धान नहीं बिक पा रहा है। मैं भीमपुरी जूना पारा उसमें बेचता हूँ, मैं मंडी में, सोसाइटी में आदिवासी से। धान नहीं बिक पा रहा है? ये क्या है, मेरा ज़मीन नाम तो मेरे नाम में है और साल बेच रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या है, उसको ना रामेश्वर पिता प्रहलाद के नाम पे एग्री स्टेक तो मेरे नाम से हुआ है, लेकिन वो एकीकृत में उसके नाम में चला गया है। ऐसा क्यों? इसके नाम से ये सब समिति वाले के खराबी के नाम से हुआ है। हाँ, क्या बोलते हैं इस बारे में लोग? अरे कई दिन हो गया, जाता हूँ, घुमाते हैं। वो क्या है, समिति वाले बोले कि 2-3 तारीख और गए थे ना, तो बोले कि रुक जाओ, उसके नाम से टोकन कट गए। किसानों का यह भी आरोप है कि सरकार 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा करती है, लेकिन हकीकत में सिर्फ 18 क्विंटल ही खरीदा जा रहा है। यही वजह है कि खेतों में सोना उगाने वाला किसान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन आखिरी वक्त में किसानों को राहत दे पाएगा
या फिर यह धान खरीदी भी सिर्फ घोषणाओं और वादों की भेंट चढ़ जाएगी। किसान सड़क पर है, जनदर्शन में है और अब सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी अमृत मिशन योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। 300 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन से ना तो लोगों को नियमित पानी मिल पा रहा है और ना ही साफ पानी मिल रहा है। कई इलाकों में बीते करीब 2 महीनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे मोहल्ले के लोग बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। पानी की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 16 कुदुदंड के मोहल्ले वासियों ने आज पार्षद के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। लोगों का कहना है कि पिछले लगभग 2 महीने से उनके घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है। जिन घरों में पानी आ भी रहा है वह पीने योग्य नहीं है। पानी इतना गंदा और मटमैला है कि उसका इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि पीने के पानी के लिए उन्हें दूसरों के घर से पानी लाना पड़ रहा है। महिलाएं और बच्चे दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। इससे रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। पार्षद और स्थानीय लोगों का कहना है कि अमृत मिशन योजना का मकसद हर घर तक साफ और पर्याप्त पानी पहुंचाना था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अगर लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा तो यह योजना और जिम्मेदार अधिकारियों पर बड़ा सवाल है। जो अमृत मिशन का पानी अभी आ रहा है कूड़न पे, कुछ जगहों पे पानी नहीं आ रहा, जहाँ पे आ रहा है पानी वहाँ पे गंदा है। और इससे पहले जो टंकी की पानी आ रही थी कुछ दिन पहले, सप्लाई बंद थी अमृत मिशन की, पानी पूरा सप्लाई हो रहा था, हर जगह पानी आ रहा था। तो जैसे भी अमृत मिशन की योजना चालू की है, फिर से पानी वहाँ पे परेशानी हो रहा है। कितने दिन हो गए समस्या को, क्या शिकायत की है आपने? शिकायत इससे पहले भी जो थे अमित सर, आयुष सर, उनसे शिकायत किए थे, पर उसके बाद भी कुछ कार्रवाई वहाँ पे नहीं हुई। पानी मटमैला भी आ रहा है और कुछ घरों में पानी आ ही नहीं रहा है एकदम। पानी पीने के लिए भी कहाँ से ला रहे हैं? अभी तो निगम से टैंकर मंगा रहे हैं, वहाँ पे टैंकर आ रहा है, पर वो भी ऐसा है कि 1 दिन 2 दिन में एक बार आ रहा है और वहाँ पे पानी की बहुत समस्या बढ़ गई। क्या चाह रहे हैं आप? वहाँ पे जा रहे कि जल्द से जल्द मतलब पानी की समस्या हो, और जो पुराना टंकी से पानी दे रहे थे हमको वही पानी ही चाहिए। अभी मिशन की योजना का पानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मटमैला भी है और सभी घरों में पानी आ भी नहीं रहा है। पानी नहीं आ रहा है भैया, 1 महीना से जिसके घर आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। हम लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वही 30-40 घर और 30-40 घर आ रहा है और 1-1.5 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आए थे महोदय के पास। वो दूसरे घर से लाते हैं, जिसके यहाँ बोर है वहाँ कॉलोनी में उसके यहाँ से लाते हैं, क्वार्टर में बोर लगा है उसके यहाँ से लाते हैं। वार्ड 16 में इतना बड़ा पानी टंकी होने के बाद भी हम लोग को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसको बोलते दिया तले अंधेरा। बिलासपुर का सबसे बड़ा पानी टंकी बिलासपुर का वार्ड क्रमांक 16 में है और वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है। और कई जगह अमृत मिशन का पाइप तो बिछा नहीं है और यहाँ अमृत मिशन का पाइप चालू कर दिए हैं और वहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा। 2-2.5 महीने से लोग इसके घर से उसके घर से मांग के काम चला रहे हैं। और हम लोग किसके पास जाएंगे? आयुक्त के पास आएंगे, जनदर्शन में कलेक्टर साहब के पास आए हैं और वहाँ देखते हैं क्या हम लोग का समस्या का हल होता है। और 2-2.5 महीने से हम लोग जूझ रहे हैं पानी के लिए। किसी घर मांगने जाते हैं, कितने दिन देगा हमको पानी? 2 दिन 4 दिन या 2 महीने से दे रहा है, वो भी मना कर रहे हैं। लोगों ने कलेक्टर से मांग की है कि इस समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक लोगों को साफ और नियमित पानी मिल पाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के बेलदरा तहसील के ग्राम बैमा खपरा खोल में बन रहा नया जेल अब ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। विकास के नाम पर शुरू हुआ यह निर्माण अब किसानों की आजीविका पर संकट बनकर खड़ा हो गया है। दरअसल गांव और खेत से लगे सरकारी जमीन पर नए जेल का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण के चलते वह डामर सड़क और कच्चा रास्ता बंद होने की स्थिति में है, जिसका उपयोग ग्रामीण पिछले 30 से 40 वर्षों से गांव आने जाने और खेती के काम के लिए करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जेल की बाउंड्री वॉल बनने के बाद उनका यह एकमात्र रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। रास्ता बंद होने से न केवल गांव तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेतों में आना जाना भी असंभव हो जाएगा। ऐसे में खेती किसानी प्रभावित होगी और ग्रामीणों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि अगर रास्ता बंद हुआ तो वे ना तो गांव में रह पाएंगे और ना ही खेती कर पाएंगे। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि तत्काल गांव और खेत तक पहुंच के लिए वैकल्पिक मार्ग चिन्हांकित किया जाए और उस पर सड़क निर्माण कराया जाए ताकि उनका
आवागमन और उपज का परिवहन सुचारू रूप से हो सके। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितना जल्दी संज्ञान लेता है और किसानों को राहत कब तक मिल पाती है। बना थे ट्रेन में हमारा रास्ता नहीं मिला थे, आने जाने का पूरा रास्ता बंद है। ये तीन नदिया में घेर आगे है, ये तीन नाला में क्या दिक्कत चाहिए अभी? तो हमका चाहिए रास्ता, सड़क चाहिए आने जाने का। गांव के लिए और खेती किसानी के लिए अपन निजी जमीन का अमल ना के जाओ। कहाँ है हवा? अभी कलेक्टर लगा है, मिले हवा क्या कहीं से? अभी तो प्रस्ताव पास दिए हैं, अभी बताई नहीं है अभी कुछ। मन का चाहा था? हमारा सड़क चाहिए। नहीं मिली तो क्या करिए? हमन तो वहाँ से हम टहरे नहीं सकें साहब, अब काम हम निकला। बिलासपुर के सिरगिट्टी गौठान में बदहाली और लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ इलाज की कमी के चलते एक गाय और बछड़े की मौत हो गई है, जिससे गौसेवकों में भारी आक्रोश है। गौसेवकों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं और गौठान में पशु चिकित्सक तक की व्यवस्था नहीं की गई है। आइए देखते हैं इस पूरी अव्यवस्था पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट। राजधानी बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित गौठान में एक बार फिर व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। यहाँ एक गाय और एक बछड़े की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में गौसेवक मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। गौसेवकों का सीधा आरोप है कि नगर निगम और संबंधित विभाग की घोर लापरवाही के कारण बेजुबान अपनी जान गंवा रहे हैं। गौठान में ना तो बीमार पशुओं के लिए कोई स्थायी पशु चिकित्सक है और न ही उनकी बुनियादी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। बदहाली का आलम यह है कि कई पशु वर्तमान में भी बीमार हैं, लेकिन उन्हें उपचार नसीब नहीं हो रहा। यहाँ आया हूँ सिरगिट्टी गौठान में कि गौ माता की स्थिति क्या है जानने के लिए। तो जैसे कि हम लोग सिरगिट्टी गौठान घुसते ही साथ 2 माता की मृत्यु हो चुकी थी गौ माता की। उसके बाद एक गैया घायल स्थिति में, वो भी हमारे छोटे भाई सिद्धू के हाथ में दम तोड़ी। तो इलाज नहीं मिल पाता है यहाँ अच्छे से गौ माता को, और हर चीज का दिक्कत है, खाना पीना दाना हर चीज का। एक ही चीज को कब तक का खाएगा। तो मैं विनती करता हूँ कि गौ माता जो हमारे हैं, तो जैसे कि यहाँ परमानेंट एक डॉक्टर रहना चाहिए सिरगिट्टी गौठान में, ज्यादा नहीं तो 8 घंटा यहाँ सिरगिट्टी गौठान में दिन भर सेवा दे। मैं इतना ही विनती करना चाहता हूँ सरकार और प्रशासन से। बिलासपुर शहर लाइफ केयर हॉस्पिटल खाटू श्याम मंदिर के बगल में पशु चिकित्सालय है और एक चकरभाठा में है, और जो हमारे सिरगिट्टी परिक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में न रहने के कारण आए दिन गौ माता की मृत्यु हो रही है इलाज नहीं मिलने के कारण। तो मैं विनती करता हूँ सरकार और प्रशासन से कि हमारे क्षेत्र में पशु चिकित्सालय उपलब्ध करवाइए। आप सभी से मैं विनती करता हूँ। गौ सेवक सूरज सिंह ने इस पूरी अव्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पूर्व में भी कई बार नगर निगम के अधिकारियों को गौठान की सुध लेने और यहां डॉक्टर तैनात करने के लिए लिखित व मौखिक निवेदन किया गया था। बावजूद इसके अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। आलम यह है कि चारे और साफ पानी की किल्लत के बीच अब पशु दम तोड़ने लगे। आक्रोशित गौ सेवकों ने अब प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि यदि नगर निगम व्यवस्था संभालने में अक्षम है तो इसकी जिम्मेदारी गौ सेवकों को सौंप दी जाए। उन्होंने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से यहां पशु चिकित्सक की नियुक्ति की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। द न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश एवं जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के नेतृत्व में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में 21 जनवरी को दोपहर 2 बजे मनरेगा बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध तथा मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना को बचाने के उद्देश्य से निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज विशेष रूप से शामिल होंगे। पदयात्रा ग्राम जोरापारा से प्रारंभ होकर मोच और खैरी होते हुए ग्राम गिरधौना तक पहुंचेगी। लगभग 5 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक मनरेगा में हो रही कटौती एवं श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों में पूर्व विधायक रश्मि, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, ब्लॉक अध्यक्ष अभ्युदय तिवारी, आत्मजीत मक्कड़, प्रदेश सचिव तखतपुर, नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र निर्मलकर, पूर्व नगर अध्यक्ष बिहारी देवांगन सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी का आगमन 21 जनवरी दिन बुधवार को जोरापारा से गिरधौना तक मनरेगा बचाओ
संग्राम पद यात्रा के लिए होने जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी मेरे जो विधानसभा हैं, जो चूँकि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है ये, तो जितने भी बंधु जिन तक आवाज़ जा रही है, सभी से अपील करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि मनरेगा एक ऐसा विषय है जो गांव देहात से जुड़ा हुआ विषय है। तो ग्रामीण अंचल के और भाइयों से विशेष निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें। पैदल यात्रा हाँ, पद यात्रा है जी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कर्तव्यशील, कर्मयोगी, कार्यकर्ता स्नेही छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी श्री नितिन नबीन जी के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ एक कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें पूर्व की बीमारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का हवाला देकर 1 करोड़ रुपए के दावे को निरस्त किया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि कंपनी ने अपने सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पॉलिसी जारी की है तो वह बाद में बीमारी छिपाने का आरोप नहीं लगा सकती। इस फैसले के तहत परिवादी को शेष 90 लाख रुपए की राशि 9% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। जिले के इतिहास में किसी परिवादी को 1 करोड़ रुपए से अधिक की राहत दिलाने का यह पहला मामला माना जा रहा है। देखिए क्या है पूरा माजरा। मामला मैक्स प्लेटिनम हेल्थ प्लान से जुड़ा है। परिवादी ने अपनी पत्नी शैल कौशिक के नाम पर यह पॉलिसी ली थी जिसके तहत 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीमियम 5 वर्षों तक जमा करना था। योजना के अनुसार पॉलिसी की परिपक्वता अवधि 10 वर्ष थी, लेकिन बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए के लाइफ कवर का प्रावधान था। दुर्भाग्यवश पॉलिसी अवधि के दौरान ही श्रीमती शैल कौशिक की कोरोना संक्रमण के कारण अपोलो अस्पताल में मृत्यु हो गई। जब शोका कुलपति ने बीमा दावे के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि बीमित महिला को पहले से कोई बीमारी थी जिसे आवेदन के पहले छिपाया गया। कंपनी ने केवल जमा प्रीमियम की राशि वापस की। एक परिवादी है जिसने एक प्रकरण यहाँ प्रस्तुत किया था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ। उसने मैक्स प्लेटिनम हेल्थ प्लान लिया था जिसमें जीवन बीमित उसकी पत्नी श्रीमती शैल कौशिक थी। ये प्लान में ये था कि 10 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करना था और अगर इस बीच 5 वर्ष तक जमा करना था, 10 साल की परिपक्वता अवधि थी। अगर इस बीच किसी प्रकार के जीवन बीमित को कुछ होता है तो 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होनी थी। इसी बीच उसकी पत्नी जो जीवन बीमित थी उसकी कोरोना संक्रमण से अपोलो अस्पताल में मृत्यु हो गई। जब उसने परिवादी ने बीमा दावा प्रस्तुत किया तो बीमा कंपनी ने यह कहा कि दावा खारिज कर दिया कि उसको पहले से बीमारी थी जिसको उसने छुपा दिया था। जबकि बीमा कंपनी के सूचीबद्ध अस्पताल सुगम हॉस्पिटल बिलासपुर और श्री राम केयर हॉस्पिटल बिलासपुर में उसका स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद बीमा पॉलिसी जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर सूचीबद्ध अस्पताल में बीमा कंपनी जांच करवाने के बाद पॉलिसी जारी करती है तो यह कह के दावा खारिज नहीं कर सकती कि उसे पहले से कोई बीमारी थी। इस आधार पे आयोग ने पाया कि जो राशि है 1 करोड़ रुपए की उसको परिवादी को दिलाया जाए। चूँकि उसने 10 लाख रुपए की प्रीमियम की राशि थी उसको परिवादी को वापस कर दी थी, तो 90 लाख रुपए की राशि को 2022 से 9% ब्याज के साथ दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग बिलासपुर के इतिहास में पहला मामला है जिसमें 1 करोड़ से अधिक की राशि जो परिवादी है उसको दिलाई जा रही है। इस प्रकार का जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय प्रदान किया गया है।
आयोग की सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रमुखता से उभरा कि पॉलिसी जारी करने के पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने बिलासपुर के सुगम अस्पताल और श्री राम केयर अस्पताल में बीमित का पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कराया था। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेशों का हवाला दिया जिसमें स्पष्ट है कि यदि बीमा कंपनी अपने पैनल के अस्पतालों में जांच के बाद पॉलिसी जारी करती है तो वह बाद में बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर क्लेम नहीं रोक सकती। इसी आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की सेवा में भारी कमी पाई। आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी शेष 90 लाख रुपए की राशि वर्ष 2022 से 9% वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को चुकाए। इस निर्णय से न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिला है बल्कि बीमा कंपनियों की मनमानी पर भी लगाम कसी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील अंतर्गत ग्राम झजपुरी कला में सतनामी समाज के आस्था के केंद्र जैत खाम को खंडित किए जाने का मामला गर्मा गया है। विगत 16-17 की मध्य रात्रि को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा पवित्र स्तंभ को क्षतिग्रस्त करने और उसे जलाने की घटना के विरोध में बिलासपुर के सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने इस कृत्य को अपनी अस्मिता और मान सम्मान पर सीधा हमला बताया है। आक्रोशित समाज ने 2 टूक शब्दों में शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। परिसर के सामने सतनामी समाज के कुछ युवक आए हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है जानते नहीं से, क्या कुछ लेकर अभी आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ हुआ बताएंगे थोड़ा सा। देखिए 17 तारीख को रात में कोई अदर कास्ट के लोग, हमारे असामाजिक तत्व के लोग हमारे जैत खाम को जलाने की कोशिश की। अभी झंझपुरी ग्राम में हमारे जय स्तंभ को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया। उसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कहीं कठोर आरोपी अभी तक फरार है, अगर यदि आरोपी को नहीं पकड़ा जाएगा तो सतनामी समाज उग्र आंदोलन करेगा। इसकी जवाबदारी स्वयं सरकार होगी। झजपुरी कला में स्थित जयस्तंभ को जलाया गया था। जयस्तंभ जो कि सतनामी समाज का गौरव और प्रतीक चिन्ह होता है। ये बेहद दुखद घटना और निंदनीय बात है। क्या कुछ और चाह रहे हैं आप लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन है ऐसे लोग जो इस तरह की कृत्य करते हैं और सामाजिक द्वेष फैलाने का कार्य कर रहे हैं? ये झजपुरी कला की घटना पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी और घटना घट चुका है। ये दूसरी बार है। पहले बार शासन की तरफ ढिलाई किया गया, अपराधियों का मनोबल बढ़ा। बार बार सतनामी समाज को उनके शांति भंग करने के लिए हमारी आस्था के प्रतीक के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये सोची समझी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत किया गया है। 1925 में एक संस्था बना जो आज तक अपंजीकृत है, जिसको सभी हम जानते हैं RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कहीं ना कहीं अगर CBI से जांच हो झजपुरी कलाकांड की तो कहीं ना कहीं RSS के लोगों से जुड़े हुए संस्था के लोग इसमें संलिप्त है। क्यों? RSS वही संगठन है जो एक जात को दूसरे जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करता है। उनका मूल मकसद है भारतीय संविधान को खत्म करके इस देश में मनुस्मृति को लागू करने के लिए। इस कारण जो घटना हुआ है, जो हमारे जय स्तंभ को जलाया गया है, ये RSS के लोग जुड़े हुए हैं। ये बात सिद्ध हो जाएगा अगर ईमानदारी से न्यायिक मजिस्ट्रेट के अगुवाई में अगर यह जांच होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यही मांग करने हम आए हैं कलेक्टर महोदय से। ये लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं और गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं RSS के ऊपर। और कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, क्या कहना है आपका? जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़े और गिरफ्तार करें। अब यहाँ पर इनकी मांग है कि जो आरोपी है, जो उपद्रवी लोग हैं, सामाजिक तत्व के लोग हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समाज या धर्म के सौहार्द को बिगाड़ने वाले ऐसे उपद्रवी लोग आजकल हर एक जगह बढ़े हुए हैं और हर समाज में इस तरह के लोग रहते हैं जो इस तरह के अनैतिक कार्यों को बरगलाने और धमकी देने का जिस तरह का मामला भी सामने आता है कई जगहों का, और ये कृत्य करते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी ही चाहिए। और इनकी मांग भी है कि एक CBI जांच बैठा जाए और जो भी इस मामले में आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ओखर में पिछले 5 महीनों से सचिव पद खाली होने के कारण पंचायत का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सचिव नहीं होने से गांव के विकास कार्य ठप पड़े हैं और ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी समस्या को लेकर ग्राम पंचायत ओखर के सरपंच और पंच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम लिखित आवेदन सौंपकर ग्राम में तत्काल
सचिव की पदस्थापना की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 13 अगस्त को पंचायत सचिव का तबादला हो गया था। इसके बाद शिवचरण पटेल नामक व्यक्ति को सचिव के रूप में भेजा गया, जो पहले भी वर्ष 2010 में इसी पंचायत में सचिव रह चुका था। उस पर 8 से 10 लाख रुपए के गबन के आरोप सामने आए थे। इसी वजह से पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उसका विरोध किया और उसे हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि इसके बाद से आज तक गांव में नया सचिव नहीं भेजा गया, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रमाण पत्र भुगतान और अन्य जरूरी काम रुके हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सचिव की नियुक्ति कर पंचायत व्यवस्था को पटरी पर लाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है। मस्तूरी विधानसभा से आए हुए हैं और विगत 13 अगस्त 2025 से हमारे यहाँ सचिव नहीं है और सचिव नहीं होने के कारण गांव की पूरा जो काम होता है या गांव का विकास होता है वो पूरा रुका पड़ा है। इसके पूर्व में हमारे द्वारा 3-4 बार जिला सीओ सर, जनपद सीओ सर से आवेदन दे करके कलेक्टर 7 तारीख जनवरी में कलेक्टर सर को भी आवेदन दिए गए थे, जो वर्तमान तिथि तक अभी तक के हमारे यहाँ क्या बोलते हैं अधिकारी इस विषय में? बस 2 दिन में हो जाएगा, हो रहा है ऐसे बोल के। आज हम लोग 2025 में 17 फरवरी को चुनाव जीत कर आए हैं और जैसे रहा तो अगस्त तक के कार्य चला, जिसमें पूर्व में हरिश्चंद्र जो नाम के एक गिरलहरे था वो सचिव था और 13 अगस्त को उनको बदल दिए गए। तो नया उसके बदले कोई नहीं आया? आया था, शिवचरण पटेल नाम के एक सचिव आया था, जो पूर्व में हमारे ग्राम पंचायत ओखर में 2010 एवं 2015 में उनके द्वारा कार्य किए गए थे। जो 2010 के कार्यकाल में उनके आज भी हमारे गमन की राशि दर्शाती है, 16 से 14 लाख रुपया लगभग राशि दर्शाती है। और 2015 में भी उनके द्वारा कार्य किया गया है, जिसमें नाली निर्माण, मनरेगा है या अपना राशन कार्ड, आवास, कई प्रकार की अनियमितता पाई हुई है। जो अभी नाली जांच की वो सचिव आपके यहाँ भी नहीं आ रहे? नहीं आया था, तो गांव वाले लोग हम लोग के पास आकर बोले कि भैया वो सचिव फिर पुनः आ गया है। उसका शिकायत किया था आप लोग? हाँ, हटाने के लिए तो हटाया भी गया था। उसके बाद अभी नया? उसके बाद हम लोग को 21 तारीख नवंबर में दूसरा सचिव कौशल प्रसाद सोनी को दिया गया था। हम लोग 30 तारीख को गांव का विकास हेतु वित्तीय आहरण के लिए स्पेसिमेंट होता है बैंक में, उसके लिए 30 तारीख को गए थे नवंबर में। तो स्पेसिमेंट होना था तो 5 बज गए, 5 बजे तो बैंक बंद हो गई। उसके कारण हम लोग घर आ गए तो पता चला कि स्पेसिमेंट जो फाइल होता है उसको सीओ सर के द्वारा रोक दिया गया है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि पटेल के सिवा किसी भी अन्य सचिव को हमारे गांव में नियुक्त किया जाए, जो कि गांव का विकास हो, गांव का रुका हुआ कार्य जो है प्रगति पे रहे। बिलासपुर जिले में सरकारी जमीनों पर बेजा कब्जे का खेल खुलेआम जारी है। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत उड़ेला से सामने आया है, जहां खेल मैदान पर कब्जे को लेकर युवाओं में भारी नाराजगी है। ग्राम पंचायत उड़ेला के क्रिकेट खेलने वाले युवाओं ने आज जनदर्शन में कलेक्टर के सामने शिकायत दर्ज कराई। युवाओं का कहना है कि गांव की सरकारी खेलकूद की जमीन, जहां वर्षों से बच्चे और युवा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उस पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा है। युवाओं ने बताया कि इस मामले की कई बार शिकायत पंचायत और संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गाँव के बच्चों और युवाओं के खेलने का एकमात्र मैदान खत्म होने की कगार पर है। युवाओं ने प्रशासन से मांग की है कि यह सरकारी खेल मैदान है, जिस पर तुरंत कार्रवाई कर अवैध निर्माण को रोका जाए और जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी तेजी से कदम उठाता है और क्या युवाओं को उनका खेल मैदान वापस मिल पाता है या नहीं। हमारे गाँव उड़ेला के क्रिकेट मैदान ला बेजा कब्जा करे गए हैं। कौन बेजा कब्जा करे? गाँव के निवासी मन। का नाम है गाँव का जिन मन बेजा कब्जा करे है? जिनका नाम भागीरथी खुटे। हाँ, कोने है? यहाँ मतलब वो गाँव नागरिक है। हाँ। जगह जगह पूरा घेरा थे। अच्छा। हाँ। तो का करत हो जमीन में भी वो जिन घेरे? वो जगह में भी कालम डाल के मतलब घर बनाने की कोशिश प्रयास करते हैं। रेती गिट्टी कतेक जमीन है वो लगभग 2.5-3 एकड़। तो कतेक साल ले तुम मन में खेलत आत हो? हम लग जब बचपन से। कहाँ शिकायत करे अभी तक? अभी तक कलेक्टर ऑफिस में करे हन, तहसीली भी करे हन। का बोलते तहसीलदार में एक्शन करबो के, लेकिन कुछ भी अभी तक ले कोई एक्शन नहीं हुए। हम कहते हैं कि हमारे क्रिकेट मैदान सुरक्षित करे जाए। ठीक। अपन नाम बता। जगदीश कुर्री, ग्राम पंचायत उड़ेला। बिलासपुर में जालसाजी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को जेसीबी मशीन बेचने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी कर ली गई।
ठगों ने खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर न केवल फर्जी दस्तावेज दिखाए बल्कि बैंक के नाम पर झूठा भरोसा भी दिलाया। जब पीड़ित को पता चला कि असल मालिक के हस्ताक्षर फर्जी हैं और पैसे डकार लिए गए हैं, तब जाकर मामले की शिकायत पुलिस से की गई। आइए देखते हैं धोखाधड़ी की यह पूरी रिपोर्ट। धोखाधड़ी की यह वारदात शहडोल के रहने वाले शहनवाज खान के साथ हुई, जिन्हें सस्ती जेसीबी दिलाने का लालच देकर ठगी का शिकार बनाया गया। मामले के अनुसार आरोपी बाबा खान और भरत गुप्ता ने पीड़ित से संपर्क कर बताया कि एक जेसीबी बैंक द्वारा खींची गई है और उसे कम कीमत पर बेचा जा रहा है। आरोपियों ने पीड़ित को भरोसे में लेने के लिए खुद को हिंदुजा फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताया और सेंद्री इलाके में ले जाकर वाहन का मुआयना भी कराया। आरोपियों ने दावा किया कि वाहन के मूल मालिक कुमार राज देवांगन ने उन्हें इसे बेचने के लिए अधिकृत किया है। प्रार्थी शहनवाज ये शहडोल का निवासी है। इनका संपर्क भरत गुप्ता जो श्रीगिट्टी का है और बाबा खान ये तालापारा का हमसे संपर्क हुआ था। इन्होंने एक जेसीबी वाहन बेचने की बात कही थी और ये इनको एक व्यक्ति का जेसीबी था जिसको अपने नाम से बिक्रीनामा गलत ढंग से लिखवाकर सामने वाले व्यक्ति को दिखाकर 24 लाख रुपये में सौदा करके 20 लाख रुपये ले लिया गया। बाद में पता चला कि जो मूल जेसीबी मालिक है उसने उसको बिक्री करने कहा ही नहीं था। इस तरह से उसको बिक्री करके धोखाधड़ी किया गया है, जिस पर 420 मतलब IPC 318 BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जालसाजों की बातों में आकर पीड़ित शहनवाज ने कुल 24,51,000 रुपए में सौदा तय किया और किश्तों में 20 लाख रुपए आरोपियों के बताए बैंक खाते में RTGS के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों ने पैसे लेने के बाद फोन उठाना बंद कर दिया और NOC देने में आनाकानी करने लगे। संदेह होने पर जब पीड़ित ने मूल वाहन स्वामी कुमार राज देवांगन से संपर्क किया तो उसके होश उड़ गए। मूल स्वामी ने बताया कि उसने गाड़ी किसी भरत गुप्ता को नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को बेची है और एग्रीमेंट पर किए गए हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कर्तव्यशील, कर्मयोगी, कार्यकर्ता स्नेही छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी श्री नितिन नबीन जी के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सुशासन तिहार के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा करने वाली सरकार और प्रशासन की हकीकत आज जनदर्शन में खुलकर सामने आ गई। जिन अधिकारियों ने यह कहा था कि सुशासन तिहार में लोगों की परेशानियां मौके पर ही सुलझाई जा रही हैं, आज वही दावे जनदर्शन में उमड़ी भारी भीड़ के आगे फीके नजर आ गए। देखिए क्या है पूरा मामला। आज जनदर्शन में दूर दराज के गांव से सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। यह भीड़ साफ संकेत दे रही थी कि सुशासन तिहार सिर्फ नाम तक ही सीमित रह गया है। जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। जनदर्शन में पहुंचे दर्राभाटा निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा मकान टैक्स के नाम पर 16,000 रुपए की मांग की जा रही है। पीड़ित ने इसे खुली मनमानी बताते हुए संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह अपने मकान में पिछले 30 वर्षों से रह रहा है। इसके बावजूद गांव के कुछ लोगों ने उसका घर तोड़ दिया। पीड़ित का कहना है कि उसे ना कोई सूचना दी गई और ना ही कोई नोटिस। इसी तरह कोटा क्षेत्र से आई एक महिला ने बताया कि पंचायत के लोगों ने बिना जानकारी दिए उनका घर गिरा दिया। जनदर्शन में रोते बिलखते हुए उन्होंने मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जनदर्शन में आई इन शिकायतों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग यह पूछने को मजबूर हैं कि अगर सुशासन तिहार में समस्याएं हल हो रही हैं, तो फिर हर मंगलवार जनदर्शन में इतनी भीड़ क्यों उमड़ रही है। पंचायत दर्राभाटा में पंचायत चुनाव में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में
मकान टैक्स पर धांधली, रोजगार सहायक, सचिव एवं पंचायत ऑपरेटर, ये तीनों मिल करके तो पंचायत में यहाँ कलेक्टर ऑफिस के जन दर्शन में हम लोग दिए थे और उसका जांच के लिए प्रतिवेदन भी दिया गया था कलेक्टर ऑफिस से सीओ ऑफिस में, मगर सीओ साहब जांच में किसी प्रकार का नहीं किया गया और सही 11,800 रुपये रसीद दिया है। हाँ रसीद पाए हैं, रसीद भी है। क्या बोल के लिए है? मकान टैक्स है। कितने साल का है वो? ये है 2016 से 2025 तक की। ये समस्या कि मोर घर लटोड़ दी, पट्टा फर्जी पट्टा बनवा के एक अगला आदमी है ओला तोड़वा दी। कितने दिन ले रह सकते हैं घर में? मैं 30 साल से यानी के 30 साल से कम ओला बुआत खाते रहे वही किनारे ला और वही किनारे में यानी के बना के अपन जियात खाते रहे। और 3 साल है कौन तोड़वा है? का बोल के वो फर्जी पट्टा बनवा के। तो लंग पट्टा हुआ है? मोर लंग नहीं है और वो फर्जी पट्टा अभी घर बनने के बाद में बनवाई से। मैं समस्या दे के आया हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि हद से ज़्यादा। थाना जा चुके हैं, मैं बिरगहना तहसील जा चुके हैं, लेकिन मोर कुछ सुनवाई नहीं हुआ थे और मैं थक गए। मैं बीपी के मरीज हूँ, न मैं रेंगे सका न मैं बात की कैसे। समस्या ये है कि मोर घर लगे सीढ़ी चढ़ा के तोड़वा दे गए है। मोर गैर अनुपस्थिति में मैं नहीं रहे हूँ, मोर आदमी नहीं रही से हमन बिरगहना तहसील में पेशी में गए रहे हमन सुनना घर रही से। और मोर पोती मन कॉलेज के पेपर दिवाए बर गए रही हमें कोटा, अब घर मोर सुना रही से और सुना घर में जेसीबी चला के मतलब बताए नहीं रही तोड़वा की? नहीं बताए, न कागज में रहे न कुछ नहीं करे, बताए तोड़ दिए, बिना बताए वहाँ तोड़ दिए। यहाँ घर नहीं था, ओखर वकील कही दी, ओखर वकील बिहारी पटेल पंचरा के रहने वाले, ओखर कहे मटोरे है वहाँ। ओला ये कहे है कि इसको हम तोड़ के उसका ओखर वकील कही है कि तोड़ दे, घर नहीं रही तो कुछ सबूत नहीं रही कही के। इस पूरे मामले पर जब कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज न्यू सर्किट हाउस में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे, इसलिए विशेष तैयारियां की जा रही है। जनदर्शन को लेकर कलेक्टर ने कहा कि लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए हैं। जनदर्शन में लगातार बढ़ती भीड़ पर सवाल किए जाने पर कलेक्टर ने कहा कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान तुरंत संभव नहीं हो पाता, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी मांगों को लेकर आते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ लोगों की जरूरतें और अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। अभी प्रपोजल भेजा गया है, जैसे एएस जारी होगा तो फिर इसमें एएस के बाद टेंडर लग करके इसका काम चालू होगा। आज का मंगलवार जनदर्शन एक बार फिर यह दिखा गया कि दावों और जमीनी हकीकत के बीच अब भी बड़ी खाई मौजूद है। सवाल यही है कि क्या सुशासन तिहार सच में लोगों की समस्याएं सुलझा पाएगा या फिर जनता को हर हफ्ते यूं ही जनदर्शन के चक्कर काटने पड़ेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल के सफाई कर्मी ने स्कूल प्राचार्य पर मानसिक उत्पीड़न, नियम विरुद्ध कार्रवाई और बिना सुनवाई नौकरी से हटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित कर्मी ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल सिलतारा में पदस्थ सफाई कर्मी डोमन राम साहू ने स्कूल के प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित कर्मी का कहना है कि वह वर्षों से अत्यंत कम मानदेय पर ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करता रहा है, लेकिन वर्तमान प्राचार्य द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न किया गया और बिना कोई कारण बताए, बिना नोटिस, बिना पक्ष सुने नौकरी से हटा दिया गया। मात्र 3,000 रुपए मानदेय पर परिवार चलाने वाले इस श्रमिक का कहना है कि नौकरी जाने से परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। तो शिक्षित वर्ग है, जो प्रधान पाठक है, प्राचार्य है, लगातार हमारे जो है अंशकालीन कर्मचारियों को, जिनको केवल 3200 रुपये ही 3,000 रुपये ही जो है अल्प मानदेय पे हम काम करने को मजबूर है। और हमारा जो आदेश है डीपीआई का, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि साला लगने के पूर्व ही कार्य किया जाना है। तो इसे जो है बदल करके प्राचार्य द्वारा यह कहा जा रहा है कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में काम कीजिए। और जब मैं अपने आदेश को दिखाता हूँ, डीपीआई के आदेश को दिखाता हूँ, तो मुझे अभी बैठक कर करके जो साला स्तर का जो बैठक है उसमें मुझे जो है रखा गया और उसके बाद विरोध करके
मुझे कार्य से निकाल दिया गया है, जिससे मैं अपने संघ के माध्यम से इस बात को अवगत कराया और अवगत कराने के बाद आप तक हम लोग अभी पहुंचे हैं। अभी कलेक्टर महोदय से भी हम लोग एक ज्ञापन की कॉपी दिए हैं। आगे मांग पूरी जी, नहीं और आगे अब अगर हमारी मांग जो पूरी नहीं होती है तो अभी हम लोग ब्लॉक स्तर से हैं, जिला स्तर में बात को उठाएंगे, उसके बाद पूरे प्रदेश स्तर में इस बात को उठा करके आगे जो है हम लोग हड़ताल, रैली, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरे विकास खंड में मेरे हाई स्कूल सफाई कर्मचारी डोमन साहू को उसको मेरे प्रताड़ित किया जा रहा है कि 10 से 4 बजे तक आपको रहना पड़ेगा। मैं यूनियन की किसी प्रकार की बात को नहीं मानूंगा, जो मेरा आदेश है उसको पालन करना होगा। ऐसे कह करके प्रिंसिपल साहब हाई स्कूल सिलतरा से अवगत कराया गया है। और हमारे साथ ही साथ हमारे मानदेय जो है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच हो जाना था, वो अभी तक नहीं हो पाया। आज 20 तारीख हो गया सर। संचालनालय का आदेश है कि 1 से 5 तारीख तक भुगतान किया जाए, लेकिन आज हम लोगों के बीच में बीओ साहब के माध्यम से 1 से 20 तारीख तक हो चुके, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे विकासखंड स्तर पे। अब धान के मोह को छोड़ने का समय आ गया है। भूजल स्तर बचाने और रबी सीजन में धान की खेती से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब किसानों को धान के बजाय दलहन और तिलहन फसलों की ओर मोड़ना चाहती है, ताकि पानी की बचत हो और किसानों की आमदनी भी सुरक्षित रहे। दरअसल रबी सीजन में धान की खेती के लिए अत्यधिक पानी की जरूरत होती है। यही वजह है कि कई इलाकों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है और डार्क जोन की स्थिति बनती जा रही है। इस खतरे को देखते हुए सरकार ने नई योजना तैयार की है, जिसके तहत किसानों को तुअर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की ओर से इन फसलों के बीज सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं सबसे अहम बात यह है कि अब इन दलहन और तिलहन फसलों की सरकारी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर की जाएगी। इससे किसानों को बाजार के जोखिम से राहत मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार दलहन और तिलहन की फसलों को धान की तुलना में करीब 70% कम पानी की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, ये फसलें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और जमीन को अगली फसलों के लिए तैयार करती है। सरकार का लक्ष्य है कि धान का रकबा घटाकर दलहन और तिलहन के रकबे में कम से कम 20% की बढ़ोतरी की जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर खरीदी केंद्र खोलने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को उनकी फसल का पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में मिलेगा। ये फैसला न केवल भूजल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छत्तीसगढ़ को दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत पहल भी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जशपुर जिले की मैनी नदी पर प्रस्तावित बगिया MCAD दावित उद्वहन सिंचाई योजना को लेकर मध्य प्रदेश गया छत्तीसगढ़ का कृषक एवं अधिकारी दल अध्ययन और प्रशिक्षण पूरा कर वापस लौट आया है। 16 से 20 जनवरी तक चले इस अध्ययन दौरे के बाद मंगलवार को दल बिलासपुर इंदौर ट्रेन से बिलासपुर पहुंचा। रुसलापुर रेलवे स्टेशन पर किसानों और अधिकारियों का स्वागत किया गया। दल में शामिल किसानों ने इस अध्ययन को खेती किसानी के लिए बेहद उपयोगी और आंखें खोलने वाला बताया है। देखिए क्या है पूरी खबर। दरअसल भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अप्रैल 2025 में मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट यानी MCAD कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी योजना के तहत जशपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के कासाबेल विकास खंड स्थित ग्राम बगिया क्लस्टर को 19 सितंबर को 95 करोड़ 89 लाख रुपए की बड़ी स्वीकृति मिली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए बगिया समेत 13 गांवों के कुल 9,866 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को खरीफ और रबी दोनों मौसम में आधुनिक सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। योजना का निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इसके बाद 5 वर्षों तक संचालन और संधारण की जिम्मेदारी भी तय की गई है। हम लोग जशपुर जिले के बगिया क्लस्टर से कुल 13 गांव से कुल 26 किसान वहां भ्रमण के लिए गए थे। खेती के बारे हमने बारीकी से वहां के किसानों से जानना चाहा, तो एक किसान बोला कि यहाँ ये सिंचाई के लग जाने से, सिंचाई परियोजना के लग जाने से हम लोगों को बहुत ही सुविधा मिला। जैसे मेरा 5 लाख कर्जा था, अब 5 लाख कर्जा को छूट के मेरे पास कम से कम 100
100 पेड़ अनार का है और स्ट्रॉबेरी का है। आज मैं 5 लाख वो पैसा को भी अदा करके मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ। जिसमें सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा वहाँ पे योजना को चालू किया गया है, जिससे किसानों को बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है और हर किसान जो है वहाँ पे बहुत ही खुश हैं और वो चाहते हैं कि इसी तरह हमारे क्लस्टर बगिया में भी हो और हम भी चाहते हैं कि इसी तरह बगिया क्लस्टर में भी हो, ताकि हमारे इस जगह के भी सभी किसान भाइयों बहनों को इतना अच्छा अवसर प्राप्त हो कि वो अपने आजीविका को आगे बढ़ाएं। 13 गांव के किसान था हमारे बगिया क्लस्टर के, उनको हम लेकर के जो है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कुंडलिया और मोहनपुरा सिंचाई परियोजना को भ्रमण कराने के लिए ले गए थे। वहाँ पर हमने पूरा क्षेत्रों को देखा, पंप हाउस को देखा, किस प्रकार से पाइप की नेटवर्किंग किया गया है, उसको अपने हमारे तकनीकी अधिकारियों के साथ उसको हमने अध्ययन किया। हमारे किसानों का जो किसान से संबंधित जो एस्पेक्ट था उनको बताया, दिखाया, समझाया कि किस प्रकार से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, बंजर भूमि पे किस प्रकार से उत्पादन हुआ है। एक बेहतरीन उदाहरण है वहाँ पर। वहाँ के जो अधिकारी हैं, तकनीकी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनके द्वारा बहुत बढ़िया सहयोग किया गया हमारा। MCAD योजना के अंतर्गत अत्याधुनिक दाबित पाइप सिंचाई नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति SCADA और LOT तकनीक से जल प्रबंधन, GIS मैपिंग और जल उपयोग दक्षता पर विशेष फोकस किया गया है। इस तकनीक से किसानों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर कम पानी से ज्यादा उत्पादन का लाभ मिलेगा। इससे न केवल फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि किसानों की आय में भी सीधी बढ़ोतरी होगी। सभी गए थे अध्ययन के लिए। मध्य प्रदेश से हम लोग जो है राजगढ़ जिले की मोहनपुरा कुंडलिया डैम का अध्ययन किए, वहाँ की एक एक बारीकियों के समझे। पूरे एशिया का सबसे बड़ा पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो सिस्टम है, वहाँ का 3 लाख हेक्टेयर का पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू उसके बारीकियों को समझा हमने। उन्होंने किस प्रकार खेती के क्षेत्र में क्रांति लाई, सिंचाई के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर बगिया में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से एक बगिया क्लस्टर पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्वीकृत हुआ है। उसके लाभान्वित होने वाले 13 गांव के किसानों को ही हम लेकर गए थे। वहाँ 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अध्ययन दल ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित मोहनपुरा और कुंडालिया वृहद सिंचाई परियोजनाओं का गहन अध्ययन किया। यहाँ अपनाए गए आधुनिक सिंचाई मॉडल, जल वितरण प्रणाली और तकनीकी अध्ययन को करीब से देखा गया। इस दल में जल संसाधन विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के 32 अधिकारी कर्मचारी और योजना से लाभान्वित होने वाले 13 गांव के 26 किसान शामिल थे। किसानों का कहना है कि इस प्रशिक्षण से उन्हें आधुनिक तकनीक से खेती करने की व्यवहारिक जानकारी मिली है। किसानों को उम्मीद है कि इस अध्ययन के बाद छत्तीसगढ़ में भी ऐसी आधुनिक सिंचाई तकनीकें तेजी से लागू होंगी। कुल मिलाकर यह अध्ययन दौरा छत्तीसगढ़ में स्मार्ट और टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कर्तव्यशील, कर्मयोगी, कार्यकर्ता स्नेही छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी श्री नितिन नबीन जी के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अग्रणी और विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क ग्रैंड न्यूज की सफलता के सफर में आज एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। ग्रैंड न्यूज के डायरेक्टर गुरुचरण सिंह होरा अपने अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस प्रवास के दौरान उन्होंने मुंगेली जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए वहां अत्याधुनिक नए कंट्रोल रूम का विधिवत उद्घाटन। मुंगेली में नए कंट्रोल रूम की स्थापना के साथ ही अब जिले के दर्शकों को हाई डेफिनेशन क्वालिटी और निर्बाध न्यूज एवं केबल टीवी सेवाओं का लाभ मिलेगा।
यह स्तर इस बात का प्रतीक है कि ग्रैंड न्यूज न केवल सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, बल्कि तकनीक और जन सुविधाओं के मामले में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कंट्रोल रूम के शुरू होने से मुंगेली जिले की स्थानिक समस्याओं, खबरों और संस्कृति को अब और भी प्रमुखता से राष्ट्रीय पटल पर जगह मिलेगी। अपने संगठनात्मक दौरे के दौरान श्री होरा ने मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का भी प्रवास किया, जहां उन्होंने स्थानीय केबल ऑपरेटरों को अपना परिवार बताते हुए उनसे आत्मीय मुलाकात की, उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रैंड विजन के माध्यम से न केवल दर्शकों को कम दामों में गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि ऑपरेटर के हितों की रक्षा करते हुए उनकी हर समस्या का त्वरित समाधान भी किया जाएगा। गुरुचरण सिंह होरा के कुशल नेतृत्व में ग्रैंड न्यूज का आज छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल और केबल ऑपरेटर संस्थान बन चुका है। संस्थान की इस अपार सफलता का मुख्य आधार लोगों को दी जा रही बेहतर सुविधाएं और निष्पक्ष पत्रकारिता है। मुंगेली में इस नई शुरुआत से यह स्पष्ट है कि संस्थान अब प्रत्येक जिले में अपनी पैठ को और मजबूत कर रहा है, जिससे स्थानीय केबल ऑपरेटरों और दर्शकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्राप्त होगा। ग्रैंड न्यूज परिवार की इस बड़ी उपलब्धि पर जिले के गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों और केबल ऑपरेटरों ने श्री गुरुचरण सिंह होरा को बधाई देते हुए उनके विजन की सराहना की। जानकारों का मानना है कि मुंगेली में इस विस्तार के बाद ग्रैंड न्यूज अपनी लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित करेगा और दर्शकों का सबसे पसंदीदा स्थान बना रहेगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। किया। बिलासपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई आधार आधारित फेस डिजिटल हाजिरी व्यवस्था अब भी अधर में लटकी हुई है। शासन का आदेश जारी हुए 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अधिकांश सरकारी दफ्तरों में आज भी रजिस्टर और बायोमेट्रिक मशीन से ही हाजिरी लगाई जा रही है। देखिए क्या है पूरी खबर। दरअसल शासन के निर्देश के अनुसार 1 जनवरी से सभी विभागों में मोबाइल ऐप के जरिए 10 मीटर के दायरे में फेस स्कैन हाजिरी शुरू होनी थी, लेकिन कंपोजिट बिल्डिंग, तहसील और अन्य विभागों में ये व्यवस्था अब तक शुरू नहीं हो सकी है। कहीं तकनीकी दिक्कत सामने आ रही है तो कहीं कर्मचारी रायपुर डायरेक्टरेट से पंजीयन आईडी का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ कुल 8,648 कर्मचारियों की हाजिरी विद्या समीक्षा ऐप से होनी है, लेकिन अब तक सिर्फ 4,016 कर्मचारी ही पंजीकृत हो पाए हैं। करीब 4,670 कर्मचारी अब भी ऐप से बाहर है। कृषि और सहकारिता विभाग में भी कर्मचारी अब तक बायोमेट्रिक हाजिरी पर निर्भर है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने इस नई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मोबाइल निजी है, डेटा सुरक्षा की गारंटी नहीं है और कई जगह सर्वर व नेटवर्क की समस्या है। ऐसे में गलत तरीके से अनुपस्थिति दर्ज होने की आशंका बनी हुई है। तकनीकी तौर पर भी ये सिस्टम आसान नहीं है। फेस स्कैन, जीपीएस और आधार सर्वर से तुरंत मिलान के लिए तेज इंटरनेट और अपडेटेड मोबाइल फोन जरूरी है, जो सभी कर्मचारियों के पास नहीं है। अब सवाल ये है कि शासन के आदेश के बावजूद डिजिटल हाजिरी व्यवस्था जमीन पर कब उतरेगी या ये योजना फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक प्रतिष्ठित आयोजन भारी लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। अधिकारियों के लिए आयोजित ऑफिसर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट अब सीधे फूड पॉइजनिंग की कांड में बदल गया है। इस घटना से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया है। देखिए क्या है पूरी खबर। दरअसल 17 और 18 जनवरी 2026 को सेरसा द्वारा रेल मुख्यालय बिलासपुर में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का समापन रविवार को हुआ, लेकिन समापन के कुछ ही घंटों बाद अधिकारियों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। कार्यक्रम में परोसे गए भोजन के बाद कई वरिष्ठ अधिकारी और उनके परिजन उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द से परेशान हो गए। हालात इतने बिगड़े कि देर रात 25 से अधिक अधिकारियों और उनके परिजन रेलवे अस्पताल पहुंचाए गए। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के एसडीजीएम मनोज गुरुमुखी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनके परिजन भी अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एपीओ रंजन समेत 25 से 30 लोग बीमार हुए हैं, जबकि एडीआरएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावित होने की सूचना है। चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यक्रम के लिए 300 प्लेट भोजन का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन रात में केवल करीब 100 लोगों ने ही भोजन किया। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग होना भोजन की गुणवत्ता और आयोजन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। मिली जानकारी के अनुसार भोजन कोर्टयार्ड बाय मैरियट बिलासपुर से मंगाया गया था। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रेलवे प्रशासन भविष्य में इसी कैटरर पर भरोसा करेगा। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद रेलवे प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान या जांच की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
अब देखना होगा कि इस लापरवाही पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर की सड़कों को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है। शहर को ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन में तब्दील करने के लिए अब नए सेक्टर्स को चिन्हित कर वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सत्यम चौक से मगरपारा चौक के बीच फुटपाथ पर कब्जा जमाने वाले दुकानदारों और सड़क पर बाधा बन रहे विज्ञापन बोर्डों पर प्रशासन का डंडा चला है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल जाम से मुक्ति दिलाना है, बल्कि नागरिकों में यातायात के प्रति अनुशासन जगाना भी है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शहर की सूरत बदलने के लिए एक व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से अब शहर के उन हिस्सों को टारगेट किया जा रहा है जहां अतिक्रमण के कारण आवागमन प्रभावित होता है। ताजा कार्यवाही में सत्यम चौक से मगरपारा मार्ग पर फुटपाथों को खाली कराया गया। दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर सजाए गए सामान और अनावश्यक अवरोधों को हटाने के साथ ही सड़क के किनारे लगे अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लेक्सी बोर्ड्स को मौके से जब्त कर नष्ट किया गया। प्रशासन की सक्रियता से उन लोगों में हड़कंप है जो सार्वजनिक रास्तों को निजी स्वार्थ के लिए सकरा कर देते हैं। पिछले 1 तारीख से लगातार यहाँ पर 3 सेक्टर बनाए गए हैं ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन, और इस जोन पे लगातार नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। दुकानों के द्वारा जहाँ जहाँ पर जो है बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सी, होर्डिंग्स, विज्ञापन बोर्ड आदि के माध्यम से जो आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है या मार्ग को संकीर्ण किया जा रहा है, ऐसे दुकान संचालकों के द्वारा निकाले गए होर्डिंग्स और बैनर, पोस्टर आदि को जो है जब्त की जा रही है। साथ ही साथ जो है अतिक्रमण करते हुए जहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं उन गाड़ियों को भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लगातार चेतावनी भी दिया जा रहा है जो व्यवसायीगण, जो आम नागरिकगण जिनके द्वारा इस तरीके के सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। MV एक्ट के तहत तो कार्रवाई की ही जा रही है। साथ ही सभी नागरिकों को चेतावनी भी दिया जा रहा है कि अगर उनके द्वारा सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध की जाती है तो उनके विरुद्ध जो है आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जा सकता है और विधिवत कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए पूर्व में हमारे द्वारा बैठक लेकर के सभी व्यापारियों को समझाइश दी गई है कि वे व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, अन्यथा व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में जो है उसका गंभीर परिणाम हो सकता है। इस मुहिम के दौरान दुकानदारों और व्यवसायियों को अंतिम चेतावनी भी दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे ने साफ शब्दों में कहा कि दुकानों के सामने ग्राहकों या स्वयं के वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क को सकरा करने वाली किसी भी गतिविधि को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं के तहत भी कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम और यातायात अमले की इस संयुक्त कार्रवाई का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है, जहां पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और वाहनों के लिए सड़क साफ नजर आ जाएंगे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कर्तव्यशील, कर्मयोगी, कार्यकर्ता स्नेही छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी श्री नितिन नबीन जी के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सकरी क्षेत्र में दहशत फैलाने की नियत से धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को दबोच लिया गया है। परसदा मेला ग्राउंड के पास हुई इस कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल सवार को संदिग्ध अवस्था में रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक बड़ा धारदार चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में युवक की पहचान अनिल सूर्यवंशी के रूप में हुई है, जो नशे की हालत में हथियार लेकर कोटा की ओर जा रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर की गई इस त्वरित कार्रवाई में आरोपी के पास से हथियार और इस्तेमाल की गई बाइक को जब्त कर लिया गया है। सरेराह हथियार लेकर चलने और शांति व्यवस्था को प्रभावित करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। न्यायधानी के सरकंडा क्षेत्र में डिलीवरी बॉय को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले एक शातिर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। अशोक विहार फेज 2 के पास सामान की डिलीवरी कर रहे एक युवक को
रास्ता रोककर डराया धमकाया गया और उसे मोबाइल समेत नकदी लूट ली गई। इस घटना के बाद सक्रिय हुए जांच दल ने त्वरित घेराबंदी करते हुए चिंगराजपारा के शिव मंदिर के पास से आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में 2 युवक और 2 किशोर शामिल हैं, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इनके पास से लूटा गया मोटोरोला मोबाइल और नकदी रकम भी बरामद कर ली गई है। सड़कों पर सरेराह लूट की इस वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने की मंशा रखने वाले इन आरोपियों को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। न्यायधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादा और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। 12 वर्षीय नाबालिग बेटे प्रथमेश ठाकरे और उसकी 5 वर्षीय बहन ने अपने संरक्षक मयंक वर्मा के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पिता स्वर्गीय आलोक ठाकरे के अंतिम संस्कार के बाद उनकी मां खुशबू ठाकुर उर्फ अन्नू ठाकुर और मौसी ज्योति पांडे ने मुक्तिधाम से अस्थियां चुरा ली है। शिकायत के अनुसार 15 जनवरी को पिता की मृत्यु के बाद भारती नगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन 17 जनवरी को दोनों आरोपी महिलाएं नियम विरुद्ध मुक्तिधाम में घुसी और हिंदू रीति रिवाजों को ताक पर रखकर पिता की अस्थियों को झोले में भरकर ले गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नाबालिगों का आरोप है कि उनकी मां 2 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब पिता की मृत्यु के बाद करोड़ों की संपत्ति और रुपयों के लालच में वह वापस लौट आई है और अस्थियों का सहारा लेकर अंतिम क्रिया में बाधा डाल रही है ताकि बच्चों के हक की संपत्ति हड़पी जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनके पिता की अस्थियां बरामद कर उन्हें सौंपी जाए ताकि वे विधि विधान से गंगा विसर्जन कर सकें। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी ज्योति पांडे पूर्व में भी अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के समय विवाद कर चुकी है और उन्हें परिवार व समाज से पृथक किया जा चुका था। बच्चों का आरोप है कि जिस मां ने संकट के समय उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था, अब वह केवल धन के लोभ में आकर उनके धार्मिक अधिकारों का हनन कर रही है और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दे रही है। इस हृदय विदारक घटना ने स्थानीय समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। अब देखना यह है कि सिविल लाइन पुलिस इस गंभीर शिकायत पर क्या दंडात्मक कार्रवाई करती है और क्या उन मासूम बच्चों को उनके पिता की अस्थियां वापस मिल पाती है ताकि वे अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए अंतिम तर्पण कर सकें। आज वापिस आ गई और मेरे पापा का जो कार्यक्रम हुआ था उस दिन नहीं आई, दूसरे दिन आई और एक हमारी ज्योति नाम की बुआ है, हमने ना हम लोग से बहुत लड़ाई करके रखा था। उन्होंने मेरी मम्मी को भी भगाया था और जिस दिन हम लोग पापा का अस्थि विसर्जन करने के लिए अस्थि लेने गए मरघट, तो उस दिन ना वहाँ से उन लोग अस्थि लेके भाग गए थे। क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। कौन लेकर के भागे थे अस्थि को? उसकी माँ बताया। 3 लोग लेके भागे थे, एक का नाम है ज्योति पांडे, एक का नाम है खुशबू ठाकरे मतलब ठाकुर और एक से आशीष जैसवाल। 2 वर्ष पूर्व इनकी जो बड़ी बुआ है इन बच्चों की ज्योति पांडे, उन्होंने इनकी वाइफ इनकी जो माँ है मदर है उनको लेके वो कहीं गायब हो गई और इन 2-2.5 साल में वो आई नहीं एक भी बार। इनके दादाजी, इनकी दादी और इन बच्चों के पिताजी अभी विगत 2 महीने के भीतर में तीनों का देहांत हो गया। इस बीच भी ये बहनें भी नहीं आई और इनकी माँ भी नहीं आई। जिस दिन इनके पिताजी का देहांत हुआ काटी हुई, उसके जस्ट दूसरे दिन दोनों आए, इन बच्चों के साथ मारपीट की, इनको घर से निकाल दिया और ये संपत्ति के लालच में या जिस भी कारण से अब आए इन बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अस्थि की बात ऐसी थी कि काटी वाले दिन उन्होंने बोला था कि हम कार्यक्रम के लिए बताएंगे, आगे करेंगे, मगर चोरी छिपे सवेरे 7 बजे जाके ये अस्थियाँ लेके चले गए बिना किसी को बताया। सीसीटीवी फुटेज हमने निकलवाई तो उसमें ये दोनों ज्योति पांडे और इनकी जो मदर है खुशबू ठाकुर को और उनके साथ एक और जो आदमी था। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य पद की गरिमा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल को लेकर छिड़ा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक ओर जहां मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर 24 घंटे में उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा है, वहीं दूसरी ओर स्वामी जी ने इसे सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए फुटपाथ पर ही धरना शुरू कर दिया है। इस घटनाक्रम की गूंज अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है, जहां बिलासपुर समेत कई जिलों में सनातनियों ने यूपी सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया है। देखिए क्या है पूरा माजरा।
लोग को इतने मार मारे, हाथ से मारे हैं, जिसकी मतलब सीधा पकड़ के खींचे हैं। यहाँ मार देता तो मर ही जाते हम। तो इस समय हमारे पास तो कोई पदाधिकारी हमारे तो है नहीं जो इस लेटर को आपके रिसीव कर सकते हैं। तो आपसे हम ये निवेदन कर सकते हैं कि आप प्रातः जो ऑफिस का समय रहता है उस पर आइए और आप इसको रिसीव कराइए। ये तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है प्रशासन, लीपापोती कर रही है। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं हमसे। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद उस समय गहरा गया जब मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान पुलिस और शिष्यों के बीच झड़प हुई। आरोप है कि पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्यों के साथ अभद्रता की और उनके बाल पकड़कर घसीटा, जिसके बाद स्वामी जी को बिना स्नान किए ही वापस लौटना पड़ा। सोमवार देर रात प्रशासन ने उनके शिविर पर नोटिस चस्पा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पूछा गया कि किस आधार पर उन्होंने खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया है। प्रशासन का तर्क है कि जब तक पट्टाभिषेक की प्रक्रिया विधिक रूप से पूर्ण नहीं होती तब तक शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। इधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर की गई साजिश करार देते हुए कहा कि उनकी हत्या का प्रयास किया गया और उन्हें 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है, हर जगह केवल सवर्णों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू के धर्मगुरुओं को परेशान किया जा रहा है और इनकी मंशा ये है कि जाति के झगड़े में हम उलझ के हम गृह युद्ध की स्थिति ला दें। माननीय मोदी जी, योगी जी, खुद योगी जी इतने बड़े संत हैं, उनको लज्जा नहीं आई कि एक धर्मगुरु की चोटी पकड़ के एक वर्दी वाला खींच रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए योगी जी को। किस बात के आप गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, किस बात के लिए हैं जब उनके ही शासनकाल में उनके ही प्रदेश में एक धर्मगुरु का अपमान हो रहा है। धर्मगुरु के साथ जो चलने वाले उनके शिष्य लोग हैं उनकी शिखा पकड़ के खींच रहे हैं। इतनी औकात है यूपी के पुलिस और यूपी के मुख्यमंत्री की, तो किसी टोपी वाले का टोपी हाथ लगा के देखे, टुकड़े में काट के रख देगा, 100 टुकड़े करके वो। और हिंदुओं को, चूँकि हिंदू सरल सीधा, विशेषकर हम ब्राह्मण लोग, आध्यात्मिक लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते, इसलिए हमको अपमानित किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत काम है। ये कि शंकराचार्य जी से वो उनके शंकराचार्य जी होने का प्रमाण मांग रहे हैं। धिक्कार है इनकी सरकार को, धिक्कार है योगी को, जो एक शंकराचार्य जी से उनके शंकराचार्य जी होने का प्रमाण मांग रहे हैं। खुद तो एक इंसान है, इंसान होने का प्रमाण दे, वो कहाँ है उनमें और उनके स्टाफ में इंसानियत? उनके शासनकाल के जो पुलिस है उनमें कहाँ है इंसानियत? उसका प्रमाण पत्र वो दें, बाद में ये शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगे। देखिए, बहुत ही विभत्स घटना है इसे मैं कहूँगी। जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, जो हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, भगवान के बाद उनको ही माना जाता है। उनके साथ ये जो ऐसी सरकार है जो हिंदुओं के नाम का डंका पीटती है, अपने आप को सनातनी कहती है, उस सरकार में, और ख़ास करके ये भी दुखद है कि जब उस राज्य के यूपी में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद को अपने एक बड़ा संत होने का दावा करते हैं, तो उनके राज्य में इस प्रकार की घटना होना और शंकराचार्य जी के साथ उनके पालकी को नहीं जाने देना, जो कि परंपरा है। विगत 200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी शंकराचार्य जी स्नान करने जाएंगे घाट पे, तो वो अपने रथ पे, पालकी पे ही जाते हैं, तो उनके रथ को जाने नहीं देना और उनके भक्तों के साथ मारपीट करना, उनके शिष्यों के साथ मारपीट करना, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ, अपने हिंदू भाइयों से, अपने सनातनी भाइयों से, कि आप लोगों को मुखर होकर इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना पड़ेगा। देखिए, अब भगवान को भगवान होने का प्रमाण देना पड़ेगा, तो ये कितनी गलत बात है। जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और एक भगवान से, जगत गुरु से, जो इतने बड़े पीठ के ज्योतिश्वर पीठ के वो
शंकराचार्य उनसे प्रमाण मांगते रहे और कितना ये हिंदू राष्ट्र होने के ये घोषणा करेंगे, कल्पना करेंगे, ये समझ में नहीं आता। ये बहुत ही निंदनीय है। और जैसा कि आप शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन के लोग ही उनके साथ में रहते हैं, उनका प्रोटोकॉल जारी होता है, उसके बाद मतलब ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है उनका अपमान करना। यही तो सोचने का विषय है कि हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं वो यही तो सवाल करते हैं कि वाराणसी में, जो काशी में जो 200 मंदिर टूटे, उनकी मूर्तियों का क्या हुआ। गौ हत्या, गौ मांस का जो व्यापार हो रहा है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहाँ की एक संत है, आपके कहे अनुसार वो संत है, हम तो नहीं मानते उन्हें संत, तो ये इसी के कारण जो उन्होंने सवाल पूछा इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आज हर हिंदू को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको ऐसे ही प्रताड़ित होना पड़ेगा। प्रशासनिक रवैये से आहत शंकराचार्य ने प्रण लिया है कि जब तक प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता और उन्हें ससम्मान संगम स्नान नहीं कराया जाता, तब तक वे अपने आलीशान शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। कड़ाके की ठंड के बीच स्वामी जी त्रिवेणी मार्ग पर फुटपाथ पर ही डटे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, शंकराचार्य हमेशा पालकी में स्नान करने जाते रहे हैं। यह सदियों पुरानी परंपरा है जिसे इस सरकार ने तोड़ा है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वे हर साल प्रयागराज आएंगे, लेकिन अब कभी शिविर का उपयोग नहीं करेंगे और फुटपाथ पर ही रहकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सोमवार को उन्होंने मीडिया के सामने उन घायल शिष्यों को भी पेश किया जिनके साथ पुलिस ने बर्बरता की थी। पक्षधर कहने वाली ये सरकार, जिसको मैं पूरी तरह से घोर विरोधी मानता हूँ सनातन का, ये सनातन के पक्षधर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के जो भाट कवि होंगे संत, वो इनके लिए संत है। और जो संत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बात करेगा उसको ये संत ही नहीं, उनको ये संत ही नहीं मानते हैं। आप एक बात बताइए, माघ पूर्णिमा के स्नान करने अगर कोई संत जा रहे हैं, किन्हीं भी कारणों से उनको अन्न जल त्याग करके बैठना पड़ता है, उनके शिष्यों को, उनके अनुयायियों को आप घसीट करके मारते हो, ले करके जाते हो, ये सनातन है, ये सनातनी व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की व्यवस्था है, ये केंद्र सरकार की व्यवस्था है। हम घोर निंदा करते हैं और आने वाले वर्षों में मैं आपको बता रहा हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी अपने इस रवैये को ठीक नहीं करती है तो वो दिन बहुत दूर नहीं कि जिस सनातन के का नाम लेकर के ये लोगों से वोट बटोर रहे हैं ना, वो सनातन से जुड़े ही संत और साधु इनके विरुद्ध सबसे पहले खड़े हुए पहली पंक्ति में दिखेंगे। देखिए, कोई भी आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हमारा कुंभ होता है। अगर आपको ध्यान होगा, इस घटना के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, जो सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुझे वो समय भी याद आता है जब उन शंकराचार्य जी को लाठियों से पीटा गया था। वीडियो भी अवेलेबल है, यूट्यूब में हर जगह मिल जाएगा आपको, जिसमें उन्होंने ऐसा हाथ उठा के बोला था कि आप कितना मारना है मारिए। उस समय तो कोई मीडिया ने आके ये सवाल नहीं पूछा था कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ है। ये जो चीज़ें हुई हैं, एक होता है जानबूझ के इंटेंशनली करना और एक होता है अनइंटेंशनली होना। इस घटना जो मुझे अपने व्यक्तिगत भाव से मुझे जो देख के समझ में आ रहा है कि ये अनइंटेंशनली घटना है, दुर्घटनावश ये चीज़ें हो गई जो कि विशुद्ध रूप से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी महात्मा के साथ, किसी महापुरुष के साथ। लेकिन दोनों घटना के अगर आप तुलनात्मक देखेंगे तो एक इंटेंशनली हुआ है और एक इंटेंशनली हुआ है। छत्तीसगढ़ में तीखी प्रतिक्रिया और राजनीतिक उबाल। इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारी जनाक्रोश देखा जा रहा है। महिला प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो सरकार खुद को सनातनी कहती है, उसके राज्य में आदि गुरु के उत्तराधिकारी का अपमान होना निंदनीय है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब भगवान से भी उनके भगवान होने का प्रमाण मांगा जाएगा। वहीं शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा और ब्राह्मण समाज की महिला विंग की अध्यक्ष जयश्री शुक्ला ने भी केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा शासन में केवल उन संतों को सम्मान मिलता है जो उनकी जय जयकार करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सनातन की आड़ में वोट लेने वाली सरकार अगर अपना रवैया नहीं बदलती तो यही सनातनी समाज उनके खिलाफ खड़ा होगा। वक्ताओं ने यहाँ तक कहा कि पुलिस की हिम्मत किसी टोपी वाले के खिलाफ नहीं होती, लेकिन सरल ब्राह्मणों और आध्यात्मिक गुरुओं को प्रताड़ित करना उनके लिए आसान हो गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।